हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, व्यवस्थित होंगे। तो मित्रों, भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने लेके आए हैं भाग 3 का। कल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बेसिक चर्चा किए थे। उसमें से 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमको भारतीय संविधान से प्राप्त हैं। ठीक है, तो उसका पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 14 से लेके 18 तक वर्णित है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका परीक्षा में यहां से भी पूछा जा सकता है, यहां से ही बनता है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक वर्णित है। तो वो है अनुच्छेद क्रमांक 14 से लेके अनुच्छेद क्रमांक 18। क्लियर। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि अनुच्छेद क्रमांक 14 से लेके अनुच्छेद क्रमांक 18 तक एक समानता का अधिकार। समानता मतलब वर्ड से ही लग रहा है कि सबको समान रूप से देखना। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें उपबंध हैं, कुछ प्रावधान हैं, उसको भी हम लोग अलग अलग पॉइंट के व्यू से देखेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रमुख तथ्य हैं उनको हम लोग विशेष रूप से डिस्कस यहाँ पे करेंगे। क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद क्रमांक 14। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखना है मित्रों। एक्चुअली आप लोगों में एक प्रॉब्लम है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है। आप लोग वीडियो को 2 मिनट देखते हो और 2 मिनट देखने के बाद आपका धैर्य खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप उस वीडियो से जिस बेस्ट पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है वो आप प्रॉपर नहीं ले पाते हो एक्चुअली, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा ना करें। वीडियो को अच्छे से देखें, एनालिसिस करें, खुद एनालिसिस करें और जो इसमें एनालिसिस किया गया है उस पर गौर करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद क्रमांक 14। बड़े गौर से आपको देखना है मित्रों इसको। ठीक है, अनुच्छेद क्रमांक 14 कहता है कि अनुच्छेद क्रमांक 14 2 प्रकार की बातें कहता है। 2 प्रकार की, दिमाग में रखना है कि अनुच्छेद 14 2 प्रकार की बातें कहता है। एक कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और अगर ये बात करें कि विधि के समक्ष समानता की बात कहां से ली गई है, तो ये ब्रिटेन के अलिखित संविधान से अपने भारतीय संविधान में प्रेरित है। क्लियर। दूसरी बात आती है दोस्तों कि विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। अब अगर बात करें कि विधि का समान संरक्षण जो अवधारणा है वो कहां से प्रेरित है, तो वो अमेरिका के, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिखित संविधान से ये अवधारणा प्रेरित है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह विधि के समक्ष समानता होती है। चलिए, विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है, इसका मतलब यह है कि राज्य किसी भी नागरिक या व्यक्ति और नागरिक दोनों पर लागू होगा। दोस्तों ध्यान रखना, व्यक्ति और नागरिक मतलब चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो, चाहे वह भारत का नागरिक हो, दोनों पर कानून समान होंगे, दोनों पर विधि समान रूप से लागू होगी। क्लियर। दोनों शब्द यहाँ पे यूज किए जाएंगे, व्यक्ति और नागरिक। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि राज्य किसी भी व्यक्ति या नागरिक के लिए एक ही प्रकार का समान रूप से विधि बनाएगा और समान रूप से उसे लागू करेगा। क्लियर। समान रूप से विधि बनाएगा और समान रूप से लागू करेगा। न्यायालय के समक्ष सभी समान होंगे। क्लियर। चलिए, ये हो गई आपकी
विधि के समक्ष समानता। अब बात आती है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण मित्रों दो प्रकार की बातें कहता है। एक समान न्याय, मतलब सबको समान न्याय मिलना चाहिए, और दूसरा नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय क्या होता है उसको ध्यान से सुनिएगा। मतलब कि जो व्यक्ति समान, मतलब समान व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार तथा असमान व्यक्तियों के लिए विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, उसको हम नैसर्गिक न्याय बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि समान व्यक्तियों के लिए समान न्याय तथा असमान व्यक्तियों के लिए विशेष प्रकार का न्याय किया जाएगा। इसको हम एक उदाहरण के रूप से समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये कोई एक पिताजी हैं, फादर हैं, एक पिता हैं, इनके 3 बेटे हैं। इनके 3 बेटे हैं। जो ये तीसरा बेटा है ये दिव्यांग है, विकलांग है, मानसिक तथा शैक्षणिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर है, तीसरा बेटा। और ये दोनों बेटे मानसिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से अच्छे हैं, लेवल में हैं, समाज के लेवल में हैं। और ये दिव्यांग है, सामाजिक तथा शैक्षणिक और शारीरिक रूप से यह समाज के स्तर में नहीं है। तो इसमें पिता का क्या धर्म बनता है, पिता क्या न्याय करे कि इस दिव्यांग बेटे के लिए एक उचित न्याय हो। क्लियर? तो देखो, अगर हम लोग एक बात व्यवहारिक बात करें तो पिता का धर्म बनता है, पिता का दायित्व होता है कि इस बेटे को थोड़ा सा उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे ये भी समाज के स्तर तक आ जाए। समानता की बात कही गई है, और समानता की बात तभी होगी जब समाज में सभी नागरिक समान रूप से अव्वल होंगे। क्लियर? तो इसमें पिता का दायित्व होता है कि जो मानसिक, शैक्षणिक तथा शारीरिक रूप से कमजोर उनका बेटा है उस पर वो विशेष ध्यान दे और इन दोनों के लेवल में उसको लाने की कोशिश करें। सेम इसी प्रकार से ये पिताजी, मान लीजिए कि आपका सरकार है या स्टेट है, ये जो पिताजी हैं ये सरकार है, स्टेट है, और ये नागरिक है, ये नागरिक हैं। और ये वाला जो नागरिक है ये आर्थिक, मानसिक तथा शारीरिक रूप से, आर्थिक, शैक्षणिक तथा शारीरिक रूप से कमजोर है, ये समाज के स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो सरकार का दायित्व बनता है कि इस पिछड़े व्यक्ति को समाज के स्तर तक लाने का प्रयास करे, है ना, इसको विशेष प्रकार का व्यवहार करे, इससे विशेष उपबंध दे। क्लियर? सरकार पिछड़ा लोगों के लिए उपबंध क्यों प्रदान करती है, विशेष व्यवहार क्यों करती है? उसका रीजन ये है कि सरकार की ये सोच नहीं होती कि उसको उठाकर समाज से भी ऊपर कर दिया जाएगा, समाज से भी ऊपर कर दिया जाए, ये सोच बिल्कुल नहीं होती। उसकी सोच होती है कि समाज के समान उसको इतना उपबंध दिया जाए कि वह समाज के समान आशय, समाज के समान स्तर तक आ जाए। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे की बात करेंगे दोस्तों। ये रही बात अनुच्छेद क्रमांक 14। क्लियर? अनुच्छेद क्रमांक 14 दो प्रकार की ही बातें करता है, एक विधि के समक्ष समानता और एक विधि का समान संरक्षण। क्लियर? अब हम लोग आएंगे अनुच्छेद 15A। अनुच्छेद 15(1) की बात कही गई है। मतलब 15(1) अगर जब आ जाएगा, मतलब अगर होता अनुच्छेद 15 तो अनुच्छेद हो जाता, अनुच्छेद 15(1) हो गया तो मतलब एक उप अनुच्छेद जुड़ा हुआ है। ठीक है? 15(1) कहता है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति, यहां पर ध्यान दीजिए, अंडरलाइन है, नागरिक के प्रति, न कि व्यक्तियों के प्रति। व्यक्ति अलग चीज होते हैं, नागरिक मतलब भारतवासी, जो भारत के वासी हैं। राज्य किसी नागरिक के प्रति धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर? जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर राज्य किसी भी नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद क्रमांक
15A में वर्णित है, 15(1) में वर्णित है। क्लियर? 15(2) पढ़िए। 15(2) कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक निम्न आधार पर दुकानों, सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक तालाबों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक घाटों, सार्वजनिक सड़कों आदि पर किसी के साथ भेद या प्रतिबंध नहीं कर सकता है। क्लियर? कोई भी व्यक्ति, अगर ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें अनुच्छेद क्रमांक 15(2), तो 15(2) नागरिकों के प्रति संरक्षण प्रदान करने की बात करता है। क्लियर? 15(2) नागरिकों के प्रति संरक्षण प्रदान करने की बात करता है दोस्तों। और अगर अनुच्छेद 15(1) की बात करें तो यह नागरिकों को राज्यों के प्रति संरक्षण प्रदान करता है ना? राज्यों के प्रति संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात राज्य इन उपरोक्त आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, नागरिकों के प्रति संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात कोई भी नागरिक दूसरे नागरिक के साथ इन निम्न आधारों पर, चाहे दुकान हो, चाहे सार्वजनिक होटल हो, तालाब हो, कुआं हो, नदी हो, सड़क हो आदि पर न तो प्रतिबंध लगाएगा और न ही उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करेगा। क्लियर? यह है अनुच्छेद क्रमांक 15(2). ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब अनुच्छेद क्रमांक 15(3) कहता है दोस्तों, राज्यों को यह अधिकार होगा कि वह स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष प्रकार का व्यवहार कर सकता है। अब बात आती है, यहाँ 15(1) में बात कही गई है कि राज्य किसी लिंग के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के आधार पर, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहीं पर 15(3) में लिखा है कि भारत राज्य को यह अधिकार होगा कि वह स्त्रियों तथा बच्चों के साथ विशेष व्यवहार कर सकता है। क्लियर? ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों कहा गया है, ये भी एक सोचने की बात है। जो स्त्रियों और बच्चों की बात कही गई है, स्त्रियों को अपने भारतीय समाज में एक निम्न स्तर की श्रेणी से देखा जाता है। ठीक है, तो उनको इसलिए राज्य विशेष व्यवहार करती है। और बच्चों को क्यों करती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो इनका मानसिक विकास इतना नहीं हो पाता कि ये अपने हित के लिए कोई भी निर्णय ले सकें जिससे जिनका भविष्य उज्जवल हो। इसलिए राज्य बच्चों के लिए भी विशेष व्यवहार कर सकता है। क्लियर? यह है अनुच्छेद क्रमांक 15(3). अब अनुच्छेद क्रमांक 15(4) क्या कहता है, गौर से देखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद क्रमांक 15(4) कहता है कि राज्य ST/SC, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। बड़े गौर से समझिएगा, यहाँ पे राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य को ये, हालांकि यहाँ पर आपको दिमाग में एक चीज आ गई होगी, आरक्षण की बात यहाँ बिल्कुल नहीं की गई है, आपको दिमाग में रखना है इस चीज को। इसमें कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामाजिक, मतलब समाज से जो नीचे लेवल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तथा शैक्षणिक, मतलब उनको शिक्षा का लेवल उनका बहुत नीचे है, उनको समाज के लेवल में लाने के लिए सरकार उनके लिए विशेष व्यवहार कर सकती है, विशेष उनके लिए उपबंध बना सकती है। क्लियर? ये है 15(4). 15(5) कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
तथा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए किसी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट दे सकता है। अब यहाँ पर अनुच्छेद क्रमांक 15(5) जो है ये शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। हालांकि यह अनुच्छेद पहले से नहीं था, इसे 93वें संविधान संशोधन सन 2005 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 93वें संविधान संशोधन सन 2005 में जोड़ा गया अनुच्छेद क्रमांक 15(5) के रूप में, जो कि शिक्षा को बढ़ावा देता है, शिक्षा को बढ़ावा देता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हूं जो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद क्रमांक 16। अनुच्छेद क्रमांक 16 बहुत अच्छे से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जो मुद्दे हैं यहाँ पर आपको देखने में मिलेंगे। जो आज आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, यह अनुच्छेद क्रमांक 16 में ही निहित है। क्लियर? चलिए बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद क्रमांक 16। अनुच्छेद क्रमांक 16 कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब है सरकारी क्रियाकलापों, जैसे सरकारी नौकरियां। लोक नियोजन, इसको सरकारी क्रियाकलापों जैसे में अवसर की समानता, मतलब लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। क्लियर? ये अनुच्छेद क्रमांक 16(1). अनुच्छेद क्रमांक 16(1) कहता है कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, समान को अवसर प्राप्त होंगे। लोक नियोजन में सभी को, मतलब सरकारी क्रियाकलापों में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए अनुच्छेद क्रमांक 16(2) कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, उनको अवसर देना ही पड़ेगा, उनको सबको समान अवसर देना पड़ेगा। क्लियर? ये अनुच्छेद क्रमांक 16(2) कहता है। 16(3) क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद क्रमांक 16(3). अनुच्छेद क्रमांक 16(3) कहता है कि राज्य किसी विशेष राज्य के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है। ये क्या है? बहुत अच्छे से समझिए। राज्य किसी विशेष राज्य के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है, मतलब कि अगर सरकार चाहे, अगर कोई सरकार कोई सरकारी नौकरी की भर्ती निकालती है, तो वो अगर चाहे तो यह प्रतिबंध लगा सकती है कि दूसरे राज्य के नागरिक इस राज्य में, इस भर्ती में परीक्षा नहीं दे सकते हैं। क्लियर? जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में यह अलाउंस हुआ कि दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो मध्य प्रदेश के जो स्टेट गवर्नमेंट के नौकरियां हैं उनमें वो भाग नहीं ले सकते हैं। क्लियर? तो ये है, ऐसा किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 16(3) के तहत ऐसा किया जा सकता है। क्लियर? चलिए अनुच्छेद क्रमांक 16(4) की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद क्रमांक 16(4). अनुच्छेद क्रमांक 16(4) कहता है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है 16(4). 16(4) यहाँ नोट डाल के लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 16(4) ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है। जो आजकल सरकारी नौकरियों में आरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 16(4) के तहत ही दिया गया है, प्रदान किया गया है। क्लियर? इसको बहुत अच्छे से, इस अनुच्छेद को आप याद कर लीजिए, अनुच्छेद क्रमांक 16(4). क्लियर? चलिए अब अनुच्छेद क्रमांक 16(4) का, अनुच्छेद क्रमांक 16(4) अनुच्छेद का उप अनुच्छेद था
अब इसका सह अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 16(4) का क पढ़ेंगे हम लोग, क्लॉज अनक्लॉज, ठीक है। 16(4) का क ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है, मतलब प्रमोशन में भी उनको आरक्षण दिया जा सकता है। कब दिया जाएगा? जब राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, मतलब पर्याप्त मात्रा में कार्यरत न हो, कार्यकारी न हो, पर्याप्त मात्रा में काम करने वाले अगर नहीं होंगे तो इस केस में राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकता है। हालांकि यह पहले से यह प्रतिबंध नहीं था, यह अनुच्छेद पहले से शामिल नहीं था। इसे 77वें संविधान संशोधन सन 1995 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 77वें संविधान संशोधन सन 1995 1995 में जोड़ा गया था। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको 14 से लेकर 16(4) का तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बहुत ही सरल भाषा में मैं लिखा हूं, आप चाहें तो इसको एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है अनुच्छेद क्रमांक 16(4) ख। अनुच्छेद क्रमांक 16(4) ख क्या कहता है कि बैकलॉग की भर्तियों को भरने के लिए यदि 50% की सीमा पार होती है तो इसे पार किया जा सकता है। ये बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग का मतलब है कि अगर कोई भर्ती आती है, अगर कोई सरकारी नौकरी की भर्ती आती है और उसमें आरक्षण का जो कोटा है कि इतने % आरक्षण, इतनी सीटें आरक्षित है, तो वो कोटा पूरा नहीं हुआ, उस भर्ती में वो कोटा पूरा नहीं हुआ और उसी को दूसरी भर्ती में उसी कोटा को अटैच कर देते हैं, तो दूसरी बार क्या होता है कि जो फॉर्म है वो ज़्यादा अप्लाई हो जाएंगे और ज़्यादा अप्लाई होने पर जो 50% का आरक्षण है वो पार भी हो सकता है। तो ऐसा कहा गया है अनुच्छेद क्रमांक 16(4) ख में कि बैकलॉग की भर्ती करने पर यदि 50% की सीमा पार होती है तो उसे पार किया जा सकता है। हालांकि यह पहले नहीं था, इसे 81वें संविधान संशोधन सन 2000 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 81वें संविधान संशोधन सन 2000 में। क्लियर? बहुत अच्छे से इसको याद करके रखिएगा। फिर अब हम बात करेंगे, एक हेडिंग है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। जो ओबीसी है उनको आरक्षण कब और कैसे प्रदान किया गया। हालांकि जो एसटी एससी है, अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनको तो पूर्व से ही, जैसे जब संविधान लागू हुआ था तभी से उनको आरक्षण प्रदान था। लेकिन जो ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको पूर्व से ही आरक्षण प्रदान नहीं था। उनको किस तरह से आरक्षण प्रदान किया यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उनको आरक्षण प्रदान करने के लिए, मतलब ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग का कुछ गठन किया गया था। उसमें से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग सन 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग सन 1953 में गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। जिसके प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर। क्लियर? अच्छा हाँ, एक बात आपको और याद रखना है, बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको स्पेशल रूप से मुझे लिखना पड़ा कि जो आरक्षण का आधार होता है वो क्या होता है, मतलब किस आधार पर आरक्षण दिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं कि अगर ये क्वेश्चन आया कि किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है या सरकारी नौकरियों में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उसमें सीधे लगाते हैं जातिगत आरक्षण या जातिगत के आधार पर। ये बिल्कुल गलत है।
ये बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन, मतलब सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए ही आरक्षण वहां पर दिया जाता है, वही उसका आधार है। बहुत अच्छे से क्लियर किए, क्या है? सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन। क्लियर? ठीक है। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर। फिर इसी बीच द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग सन 1979 द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 के जो अध्यक्ष थे वो थे बीपी मंडल, ब्रिजेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, ब्रिजेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है। इस आयोग द्वारा, मतलब द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा 1980 में यह सिफारिश किया गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया जाए। ओबीसी को 27% के आरक्षण के लिए सन 1980 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा यह सिफारिश किया गया। क्लियर? फिर क्या हुआ कि 1980 के बाद 1980, हालांकि जब ये ओबीसी की सिफारिश की गई थी तो पीएम कौन था? प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1979 की बात करें तो उस समय पर प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर इसके बाद 1980 में यह मांग हुई थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहिए। फिर 10 साल बीत गए। 1990, मतलब 1980 के बाद फिर राजीव गांधी की सरकार आई और फिर राजीव गांधी की भी सरकार चली गई। 10 साल तक कोई चर्चा इस पर नहीं हुई। फिर 1990 में किसकी सरकार आती है? बीपी सिंह की, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आती है, बीपी सिंह की सरकार आती है और वो ओबीसी को 27% आरक्षण देकर लागू कर देते हैं। यह 27% आरक्षण का जो प्रावधान था वो बीपी सिंह के सरकार में सन 1990 में लागू कर दिया जाता है। क्लियर? लागू कर दिया जाता है। हालांकि देखिए क्या है, अब इनका लास्ट स्टेज चल रहा था, मतलब 5 साल इसके खत्म होने वाले थे। तो हो सकता है कि इनका राजनीतिक एजेंडा रहा हो कि ओबीसी के आरक्षण दे देंगे तो थोड़ा सा प्रचार प्रसार अच्छा हो जाएगा और आगे चुनाव फिर से निकल सकता है। हो सकता है उनका ये रहा हो। लेकिन 1990 में ऐसा हुआ। फिर 1991 में सरकार चेंज होती है। 1991 में सरकार बदलती है और सरकार आती है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है और उन्होंने ईबीसी का फुल फॉर्म इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए 10% का आरक्षण इन्होंने लागू कर दिया। कब? 1991 में। किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इन्होंने इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए 10% का आरक्षण दिया, लागू किए। फिर क्या हुआ? तो इसी बीच इंदिरा साहनीवाद 1992 हुआ और आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न प्रकार के अमुक फैसले लिए गए। उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को दिया गया 27% आरक्षण को स्वीकारा तथा कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत होना चाहिए जिसे ओबीसी के द्वारा स्वीकारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि 27% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत होना
चाहिए तो इसको ओबीसी के द्वारा क्या किया गया, स्वीकारा गया। अब एक क्रीमी लेयर क्या होता है, क्रीमी लेयर अच्छे से समझिए। क्रीमी लेयर में सरकार एक रकम फिक्स करती है, एक वार्षिक आय फिक्स करती है कि अगर किसी परिवार का वार्षिक आय 6 लाख, जैसे कि अभी पिछले था 6 लाख रुपए वार्षिक है, 6 लाख या उससे अधिक वार्षिक है, तो उसको ओबीसी में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब इसी रकम को बढ़ा दिया गया है, 6 लाख से 8 लाख कर दिया गया है। अर्थात किसी नागरिक का, हाल ही में इसको बढ़ाया गया है, तो किसी नागरिक का 8 लाख रुपए या उससे अधिक वार्षिक आय है तो उसको ओबीसी के तहत 27% का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्लियर? ये है क्रीमी लेयर का सिद्धांत। क्लियर? ये है आपका क्रीमी लेयर का सिद्धांत। 6 लाख से 8 लाख कर दी गई। फिर दूसरा फैसला क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को जो आरक्षण पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जो ईबीसी लोगों के लिए जो 10% का आरक्षण दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नेक्स्ट फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैकलॉग को भरने के लिए भी 50% की सीमा, 50% की सीमा का पालन होना चाहिए। 50% सीमा का पालन होना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा इस फैसले को पलट दिया गया तथा एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, जिसे अनुच्छेद क्रमांक 16(4) ख के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया और उसमें लिखा गया कि बैकलॉग की भर्तियां भरने पर यदि 50% की सीमा पार होती है तो उसे पार किया जा सकता है। क्लियर? ये हो गया आपका। अब फिर एक डिसीजन होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसे भी सरकार द्वारा पलट दिया गया और एक संशोधन किया गया, 76वां संविधान संशोधन, 76 संविधान संशोधन 1994 में, जिसमें तमिलनाडु को 69% का आरक्षण के प्रावधान दिए गए। 69% आरक्षण का प्रावधान दिया गया। इसे 9वीं अनुसूची में रखा गया। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत इसको जोड़ा गया था। क्लियर? अगर एक क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षण का परसेंटेज है, तो वो है कौन सा? तमिलनाडु राज्य। भारत के तमिलनाडु राज्य में 69% का आरक्षण प्राप्त है, जबकि अन्य राज्यों में इससे कम है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद क्रमांक 17। अनुच्छेद क्रमांक 17 कहता है अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता अथवा छुआछूत का अंत। हालांकि यह एक दंडनीय अपराध है। कैसा है? दंडनीय अपराध है। ठीक है? इसका पहला पॉइंट आता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। एक अनुच्छेद 17 के तहत एक अधिनियम लाया गया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। इस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता को छुआछूत को लेकर अलग अलग प्रकार के अपराधों का अलग अलग सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। क्लियर? दूसरी बात आती है अस्पृश्यता शब्द को हटाकर, देखो अस्पृश्यता शब्द को ही वहां से हटा दिया गया और उसकी जगह पे नागरिक अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1955 जोड़ दिया गया। क्या? नागरिक अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1955 कब जोड़ा गया? किसके स्थान पर जोड़ा गया? तो अस्पृश्यता के शब्द को हटाकर अस्पृश्यता के स्थान पर। क्लियर?
तीसरा पॉइंट इसमें है कि जो अस्पृश्यता शब्द है, अनटचेबिलिटी जो शब्द है, उसका वो भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है, उसका प्रॉपर परिभाषा नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। क्लियर? ये हो गया आपका अनुच्छेद क्रमांक 17। अनुच्छेद क्रमांक 18 की बात करेंगे। अनुच्छेद क्रमांक 18 कहता है उपाधियों का अंत, मतलब भारत का नागरिक किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। समझ है? नहीं तो उपाधि मिल जाने पर लोगों में क्या होता है कि एक वो अपने आप को उच्च लेवल का समझने लगते हैं, तो इसमें समानता नहीं रह जाएगी। तो इस सबको देखते हुए यह अनुच्छेद में कहा गया कि उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, जिसको लेकर लाल बत्ती, पहले पुलिस वालों को लाल बत्ती दिया जाता था, जो आला अधिकारी रहते थे उनको लाल बत्ती प्रदान किया गया था, लेकिन उसको खत्म किया गया। किस आधार पर किया गया? अनुच्छेद 18 के आधार पर किया गया कि इसमें उपाधियों का अंत, उपाधि नहीं दी जाएगी। इसमें भी कुछ उपबंध है, उसको देखते हैं। पहला है, भारत का नागरिक उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, मतलब कोई भी नागरिक भारत का उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है, केवल 2 विभाग को छोड़कर। एक है शिक्षा विभाग, एक है सेना विभाग। एक शिक्षा विभाग और सेना विभाग को छोड़कर, ठीक है। सेना में जैसे पद्म विभूषण, पद्म श्री जो मिलते हैं, वो सेना को एक उपाधि प्राप्त होती है, ठीक है, वो देशभक्त की बात हो जाती है। शिक्षा में जैसे PhD है, तो ये इस तरह की उपाधि लिया जा सकता है। क्लियर? तो इन 2 विभाग को छोड़कर नेक्स्ट बात आती है कि भारत का नागरिक विदेशी सरकार से उपाधि प्राप्त कर सकता है, विदेशी सरकार से उपाधि प्राप्त कर सकता है, बशर्ते इसके लिए उसको राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए उसको राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी होगी। क्लियर? तो ये था समानता का अधिकार। उम्मीद करता हूं कि एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कुछ छूटा हुआ नहीं है ना। एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है, आप इसको लिखकर एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, 2 से 3 बार वीडियो देख सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं, आपको बिल्कुल एकदम मूवी की तरह आपके दिमाग में छप जाएगा। क्लियर?